गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट फ्रॉम आप क्या बोलेंगे, जर्म सेल। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट फ्रॉम जर्म सेल। अब वो जर्म सेल कौन सी हो सकती है? मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल, तो डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेती हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा होता है oogenesis। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ क्या हो गया? आपका स्पर्म ही होता है, जिसको अपन स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ थ्रू स्पर्मेटोगोनिया। अब ये स्पर्मेटोगोनिया क्या है? स्पर्म मदर सेल, सॉरी, हाँ, स्पर्म मदर सेल बोलो, स्पर्म जर्म सेल बोलो, बात एक ही है। ठीक है, इसको जर्म सेल भी बोलते हैं। इससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आते हैं oogenesis। oogenesis क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम थ्रू oogonia। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम थ्रू oogonia। इसको ओवम मदर सेल भी बोल सकती हूँ मैं, या ओवम जर्म सेल भी बोल सकती हूँ। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? अब गैमेट का फॉर्मेशन है। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था मेल गैमेट का फॉर्मेशन जो होता है वो टेस्टिज में होता है, फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन जो होता है वो ओवरी में होता है। तो जिस प्रोसेस के थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है, दिस प्रोसेस इज नॉन एज गैमेटोजेनेसिस। यदि स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, यदि ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है तो oogenesis। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है बच्चों? अभी मैंने आप लोगों को बताया, पर अब हम इसकी होल प्रोसेस देखेंगे कि इसमें कौन कौन से स्टेप हम लोगों को पढ़ने। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करूँ मैं, तो मैंने अभी आप लोगों को ये लाइन बोली है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ थ्रू स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल। ये बात मैंने आप लोग को बोली है। तो वो आपका मेनली 3 स्टेजेज में कंप्लीट होता है। उन 3 स्टेजेज की यदि बच्चों मैं बात करूं, तो पहली स्टेज जो होती है आपकी पहली स्टेज को मैं क्या बोलती हूँ? मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरी स्टेज की मैं बात करूं तो दूसरी स्टेज होती है आपकी ग्रोथ फेज, और तीसरी और मेन प्रोसेस की बात करूं तो वो होती है आपकी मैच्योरेशन फेज। तो मेनली 3 फेज में आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। कौन सी? स्पर्मेटोजेनेसिस, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। और एक फेज और होता है जिसे अपन बोलते हैं डिफरेंशिएशन फेज। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे आपके 4 फेज होती हैं। स्टार्टिंग करते हैं बच्चों मल्टीप्लिकेशन फेज पे। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में स्टार्टिंग में मैंने जो ये बोला, इसको बोला मैंने स्पर्म मदर सेल, या फिर मैंने बोला आपको स्पर्मेटोगोनिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करता है? माइटोटिक, मल्टीप्लिकेशन बोला है तो माइटोटिक डिवीजन करके ये अपनी क्वांटिटी को बढ़ा लेता है। 1 से 2 हो जाएगी, 2 से आपकी कितनी बन जाएंगी? 4। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपनी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इंक्रीज कर लेता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप जो होता है, जिसे मैंने बोला ग्रोथ फेज। पहली तो होगी मल्टीप्लिकेशन फेज। ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन फेज में माइटोसिस ही होता है। ठीक है, और माइटोसिस से इसके नंबर भरते हैं। यहाँ तक की बात करूँ तो यहाँ पे क्रोमोजोम नंबर जो हैं वो 46 ही हैं, कम नहीं है। क्रोमोजोम नंबर की बात करूँ, यहाँ बताती हूँ बच्चों में, 46 क्रोमोजोम है इनमें, क्योंकि माइटोसिस हुआ है ना कि मियोसिस हुआ। यहाँ पे भी 46 क्रोमोजोम हैं। ठीक है, अब मैं इसमें से एक लेती हूँ। एक जो होता है, यानी बाकी सब भी सेम उसमें प्रोसेस चलती है, पर मैं एक को लेके आपको समझा रही हूँ यहाँ पे। तो ये जो एक है स्पर्मेटोगोनिया, इस स्पर्मेटोगोनिया में फर्स्ट ऑफ ऑल साइज इंक्रीज होता है, केवल और केवल। क्या हो रहा है ग्रोथ फेज में, साइज इंक्रीज होता है और साइज इंक्रीज होने के बाद अब मैं इसको क्या नाम दे रही हूँ,
स्पर्मेटोसाइट। अब मैं इसको क्या नाम दे रही हूँ? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नाम दे रही हूँ, ठीक है। और इसमें भी अभी भी बच्चों कितने क्रोमोजोम्स हैं? 46 क्रोमोजोम हैं, यहाँ तक क्लियर रखना। अब आते हैं अपन इसके बाद जो डिवीजन, ये यहाँ तक हो गई आपकी ग्रोथ फेज कंप्लीट। अब नेक्स्ट पे आते हैं अपन मैच्यूरेशन फेज। मैच्यूरेशन फेज में फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होता है इसमें। तो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन के समय मैंने आप लोग को बताया था, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन में 2 सेल बनती हैं आपके, फर्स्ट से 2 सेल बन रही हैं, और ये दोनों सेल जो होती हैं दोनों में क्रोमोजोम नंबर क्या रह जाते हैं? 23। यानी अब क्रोमोजोम नंबर क्या हो गए हैं? जस्ट हाफ हो गए हैं। और इन दोनों को ही मैं कंबाइंडली क्या नाम देती हूँ? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इनको अपन क्या नाम दे रहे हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सिंपल सी प्रोसेस है, ध्यान रखना है बच्चों। नेक्स्ट, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड मेयोटिक डिवीजन होता है तो 4 सेल बनेंगे। अब वापस मैंने आप लोग को बताया है, म्योसिस पूरा पढ़ाया, तो मैंने आप लोग को ये बात बताई है कि फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन के समय ही क्रोमोजोम हाफ रहते हैं, हो जाते हैं। तो अब जो क्रोमोजोम नंबर रहेंगे वो क्या रहेंगे? 23। ठीक है, ये बन गए। और एक से अल्टीमेटली क्या हुआ? 4 सेल बन गई। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हुई। और अब जो इसने बनाया है इसको अपन नाम देते हैं स्पर्मेटिड। ठीक है, ये जो स्पर्मेटिड होता है ये क्या होता है? हमें क्लियरली सामने दिख रहा है, ये राउंड होता है और नॉन मोटाइल होता है। क्लियर? तो इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग आते हैं स्टेज पे, वो स्टेज कौन सी है? डिफ्रेंसिएशन स्टेज। डिफ्रेंसिएशन स्टेज में क्या होता है कि ये जो स्पर्मेटिड होते हैं जितने भी, वो स्पर्मेटिड जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं? अल्टीमेटली क्या बनाते हैं? स्पर्म बनाते हैं। स्पर्मेटिड नॉन मोटाइल, राउंड नॉन मोटाइल से आपका क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होना, जो कि क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। तो इसको अपन, इस प्रोसेस को अपन क्या नाम दे रहे हैं? इस प्रोसेस को अपन डिफ्रेंसिएशन कह रहे हैं। और इसके अलावा एक नाम और होता है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, इसी का एक नाम और होता है जिसे मैं क्या कह रही हूँ? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू क्या हुआ? ये जो नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? मोटाइल स्पर्म में कन्वर्ट हो गए। इनकी शेप भी जो होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में आपकी 4 स्टेजेज मैंने बताई। पहली है मल्टीप्लिकेशन फेज। इन दिस मल्टीप्लिकेशन फेज फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्पर्म मदर सेल होती हैं वो थ्रू द माइटोसिस अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करती है। नेक्स्ट आते हैं अपन ग्रोथ फेज पे। ग्रोथ फेज में क्वांटिटी इंक्रीज नहीं होती, केवल साइज इंक्रीज होता है, और उसको अब हम क्या नाम देते हैं? प्राइमरी oocyte। आफ्टर डेट क्या होता है? फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होता है, 2 सेल बनती हैं और यहाँ पे क्रोमोजोम नंबर जस्ट हाफ हो जाते हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं ये सेकेंड मेयोटिक डिवीजन के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये स्पर्मेटिड्स में डिफ्रेंसिएशन होता है तो ये किस में बदल जाते हैं? स्पर्म में बदल जाते हैं। और इस प्रोसेस को एक नाम और देते हैं, डैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर हो गई बात? तो अब जो ये स्पर्म बनते हैं इनका नरिशमेंट कौन कर रहा है? मैंने वहाँ आप लोग को बताया था, सर्टोली सेल जो होती हैं वो क्या करती हैं? कुछ लिक्विड सिक्रीट करती हैं जो कि इनका नरिशमेंट करते हैं। ये बात अपनी क्लियर हो गई थी। और यहाँ से अब क्या होगा? टेस्टिस से स्पर्म जो होते हैं रीटा टेस्टिस से होते हुए कहाँ पहुँचेंगे? वास इफ्रेंसिया से होते हुए एपिडिडाइमस तक जाते हैं। तो ये पूरा जो है ना स्पर्म का टेस्टिस से निकलकर एपिडाइमस तक जाना, वो प्रोसेस आपका मेनली क्या कहला रहा है? स्पर्मिएशन। उसको अपन क्या नाम देते हैं? स्पर्मिएशन। ठीक है, वापस बोल रही हूँ, क्या होता है स्पर्मिएशन? स्पर्म का टेस्टिस से निकलकर एपिडाइमस तक पहुँचना और अल्टीमेटली वास डिफरेंस के थ्रू इजैकुलेटरी डक्ट तक जाना। ठीक है, तो ये पूरी होल प्रोसेस क्या कहला रही है? स्पर्मिएशन। मेनली टेस्टिस से निकलना ही क्या कहला रहा है? स्पर्मिएशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्पर्मेटोजेनेसिस क्लियर हुआ। अब इसमें हम लोग जो इसका हार्मोनल कंट्रोल है उसको देखेंगे कि हार्मोन कैसे इसको कंट्रोल करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को।
ठीक है। तो हार्मोन्स कैसे कर रहे हैं, हार्मोनल कंट्रोल देखते हैं। तो ये चीज़ हम लोग को थोड़ा सा ध्यान है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हार्मोन होता है जो बॉडी पे कंट्रोल, पिट्यूटरी ग्लैंड पे कंट्रोल करता है, वो कौन सिक्रीट करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है। हाइपोथैलेमस जो होता है ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस के थ्रू रिलीज हो रहा है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ पहुँचता है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड पे। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो दो हार्मोन यहाँ से सिक्रीट करती है, एक तो होता है FSH, दूसरा होता है LH। ठीक है, दो हार्मोन यहाँ पे सिक्रीट करती है, FSH और LH। और फिर ये कहाँ पहुँचते हैं, ये फिर पहुँचते हैं गोनोड्स पे। और गोनोड्स यहाँ पे देखें तो वो क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस पे जाके FSH जो होता है वो क्या करता है, वो सर्टोली सेल को कह रहा है कि आप क्या करो। सर्टोली सेल इस तरह के फैक्टर रिलीज करती है जो नरिशमेंट के लिए सिक्रीशन प्रोवाइड करवाते हैं, स्पर्म के नरिशमेंट के लिए सिक्रीशन प्रोवाइड कराते हैं। और LH जो होता है वो क्या करता है, लीडिंग सेल्स को ये बोलता है कि तुम कौन सा हार्मोन सिक्रीट करो, एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन यहाँ पे कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या होता है, जब ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला, जैसे ही हाइपोथैलेमस ने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करा तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या करा, FSH और LH हार्मोन को सिक्रीट कर दिया। FSH ने सर्टोली सेल को जाके कहा कि तुम रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करो, जो कि क्या करेगा, नरिशमेंट के लिए, किसके नरिशमेंट के लिए, स्पर्म के नरिशमेंट के लिए लिक्विड डिस्चार्ज करेगा, लिक्विड सिक्रीट करेगा। LH जो होता है वो लीडिंग सेल्स पे वर्क करता है। लीडिंग सेल जो होती है एंड्रोजन हार्मोन सिक्रीट करती हैं। कौन सा होता है वो, टेस्टोस्टेरोन। ये क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ से जो सिग्नल होते हैं वो कहाँ पहुँचते हैं, हाइपोथैलेमस पे पहुँचते हैं। तो ये क्या करता है, ये यहाँ से गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटरी हार्मोन को सिक्रीट करता है। तो जैसे ही गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रीट होता है, इनका सिक्रीशन रुक जाता है। किनका, FSH और LH का। जब FSH और LH का सिक्रीशन रुकेगा तो इनके भी सिक्रीशंस आगे रुक जाते हैं और इसको बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं फीडबैक मैकेनिज्म। पूरा कंप्लीट जो मैंने ये बताया है वो चीज़ क्या कहला रही है, फीडबैक मैकेनिज्म कहलाती है। तो ये अपना क्लियर हो गया क्या, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। या फिर अपने एक चीज़ और लिखें तो ये है क्या आपका, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। मेनली अपन यही बोल रहे हैं। मैं फीडबैक क्यों बोल रही थी बच्चों, मैं फीडबैक इसलिए बोल रही थी क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा था कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट हुआ तो उसने पिट्यूटरी हार्मोन को, इन दो हार्मोन को सिक्रीट करने को कहा। फिर पिट्यूटरी FSH और LH ने सर्टोली सेल को नरिशमेंट सिक्रीशन के लिए कहा और लीडिंग सेल को हार्मोन सिक्रीशन के लिए कहा। और जैसे ही काम कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद एक सिग्नल यहाँ गए, तो सिग्नल जाने के बाद गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रीट हुआ। ये हार्मोन जो था वो क्या करता है, बाकी सबके सिक्रीशन को रोक लेता है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो अपने सिक्रीशन को रोकती है। जैसे ही इनके सिक्रीशन रुकते हैं सर्टोली सेल और लीडिंग सेल के सिक्रीशन भी रुक जाते हैं। तो ये मैकेनिज्म कंप्लीट फीडबैक मैकेनिज्म ही कहला रही है। पर मेनली अगर अपन ये टॉपिक देखें तो कौन सा है आपका, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। मैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात करती हूँ बच्चों, तो उसमें मैंने आपने देखा होगा स्ट्रक्चर बनाया भी था कि इसमें एक तो क्या होता है, हेड होता है। हेड के बाद नेक रहती है इसमें।
नेक के बाद वाला जो ये पोर्शन है इसे मिडिल पीस बोलते हैं, और मिडिल पीस के बाद ये जो पोर्शन आता है आपका इसे मैं क्या बोलती हूँ, टेल। यानी ये पोर्शन जो है डैट इज हेड, ये वाला नेक, ये क्या होता है, मिडिल पीस, इसको मैं क्या नाम दे रही हूँ, मिडिल पीस नाम दे रही हूँ, और ये क्या है, टेल होती है। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट क्या हो गया, स्पर्म का स्ट्रक्चर। अब हेड की बात करूँ तो हेड में क्या क्या होता है बच्चों, एक तो बहुत बड़ा वाला क्या होता है इसमें, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना। उसके अलावा ये वाला जो एक स्ट्रक्चर होता है इसके पास, स्ट्रक्चर को मैं क्या नाम देती हूँ, एक्रोसोम। ये चीज़ थोड़ा सा तुम्हें ध्यान होगा तो मैंने आप लोग को सेल वाले टॉपिक में बताया था कि जो आपका गोल्जी बॉडी होता है वो ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन एक्रोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। एक्रोसोम जो होता है इसके पास वो एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, जो इसके हेड को किससे जुड़ने में, ओवम से जुड़ने के लिए, यानी ओवम में पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है कि ये यहाँ से वो एंजाइम रिलीज होता है तो ये ओवम के अंदर पेनिट्रेट करके उसमें चला जाता है। तो एक्रोसोम का ये वर्क होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। उसके बाद अपन नेक की बात करें तो नेक में क्या होती हैं, आपकी सेंट्रियोल प्रेजेंट होती हैं, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे है। ये जो होती है ये क्या करती है, आपके आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जब जाइगोट बन जाता है, ये जो फर्स्ट सेंट्रियोल होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट फॉर्म हो जाता है तो फर्स्ट क्लीवेज जो होता है, क्लीवेज में आप लोग को बताऊंगी, फर्स्ट डिवीजन जो होता है जाइगोट में, उस डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। देयर आफ्टर आपका नेक्स्ट जो पोर्शन है उस पोर्शन में आपके बहुत सारी क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होंगे, क्योंकि स्पर्म को मूवमेंट के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए इसके मिडिल पीस वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और टेल होती है, टेल मेनली मूवमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को बोला था कि स्पर्म जो होते हैं जब वो सेमिनल वेसाइकल में आते हैं तो सेमिनल वेसाइकल भी अपना सिक्रीशन डालती है और प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपने सिक्रीशन डालती है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये लाइन बोलूँगी, स्पर्म विद सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसाइकल, स्पर्म विद सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसाइकल इज कॉल्ड, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, सीमन नाम दे रहे हैं। ये चीज़ हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी। ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था फ्रक्टोज होता है। ठीक है, तो वो उसको क्या कर रहा है, वो उसको नरिशमेंट देता है। क्लियर हो गई बात। अब ये कंप्लीट हो गया आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा पोर्शन। मैंने आप लोग को बता दिया है कि आपका स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे हो रहा है, उसमें हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है, और थर्ड चीज़ हम लोगों ने क्या देखी, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं बच्चों, oogenesis। oogenesis में भी बच्चों होगा वही सेम, बस एक डिफ्रेंसिएशन वाली प्रोसेस नहीं होती है यहाँ पे, बाकी तो लगभग सेम है, पर मेजर इसमें जो डिफरेंस होता है वो मैं आप लोग को बताती हूँ। उसके अलावा oogenesis जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो उससे पहले मैं आप लोग को ओवरी की स्ट्रक्चर बताती हूँ, जो मैंने वहाँ डिस्कस नहीं करी थी तुमसे जानबूझ के, क्योंकि यहाँ पे मुझे बताना है। ये तो इसकी मेम्ब्रेन हो गई। मेम्ब्रेन के बाद ओवरी में दो आपके चैम्बर रहते हैं, ये वाला, ये तो होता है कॉर्टेक्स और ये होता है आपका मेड्यूला वाला पार्ट। ठीक है, दो पोर्शन इसमें मैं बता रही हूँ आपको, एक तो होता है कॉर्टेक्स, दूसरा होता है आपका मेडुला वाला पार्ट होता है। तो इसका जो कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है, इसमें ही लगभग जितनी भी स्टेजेज होती हैं वो रन करती हैं, वो स्टेजेज मैं आपको बताऊंगी। और मेडुला वाला जो पार्ट होता है, इस मेडुला वाले पार्ट में क्या रहती हैं, इसकी नर्व सेल्स होती हैं। उसके अलावा इसमें क्या पाई जाती है, ब्लड सेल्स बोल देती हूँ, ब्लड वेसल्स बोल दूँगी बच्चों यहाँ पे। ठीक है, वो प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, और मसल्स होंगी और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं मेडुला वाले रीजन में इसके। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इसमें दिख रही है। यदि अपन ओवरी में देखें, नर्व सेल्स और ब्लड वेसल्स ही हैं। ठीक है, इसके इस वाले पोर्शन में मैं अभी आप लोग को बताऊंगी कौन कौन सी स्टेजेज रहती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल oogenesis में मैंने आप लोग को बताया कि
लगभग सेम प्रोसेस होती है। तो सेम प्रोसेस में पहली जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज। सेकंड जो थी वो मैंने बताई थी आपको ग्रोथ फेज, और थर्ड जो होती है उसे बोला हमने मैच्यूरेशन फेज। तो जो डिफरेंस होता है वो मैं बताती हूँ बच्चों। स्पर्मेटोजेनेसिस में तो स्पर्म फॉर्मेशन प्यूबर्टी के समय में होता है, ठीक है। यहाँ पे जो एग फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो बिफोर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, यानी गर्ल्स के बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। जितनी भी आपकी बननी होती हैं सेल्स वो कब बन जाती हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड के बर्थ से पहले ही बन जाती हैं सारी की सारी। पहली कंडीशन ये। तो मल्टीप्लिकेशन फेज की यदि मैं बात करती हूँ तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है कि इसमें जो oogonia होते हैं, बात तो वही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, oogonia, ये अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ या डिवीजन ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के थ्रू ये अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये हो जाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेज में। फिर आते हैं अपन ग्रोथ फेज में। ग्रोथ फेज में बच्चों क्या होता है कि इसमें बहुत सारी सेल्स बन रही हैं थ्रू द डिवीजन ऑफ oogonia, बहुत सारी सेल्स बनती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे तुम लोगों को बतानी है कि ग्रोथ फेज में मेनली क्या होता है कि प्राइमरी आपको क्या बोलूँ मैं, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होने में होके वो कहाँ पे जाके अरेस्ट हो जाता है, वो अरेस्ट होता है प्रोफेज 1 में। वापस बोल रही हूँ बच्चों ये बात, ये ग्रोथ फेज में फर्स्ट ऑफ ऑल साइज इंक्रीज होता है, उसके अलावा इसके चारों तरफ और बहुत सारी सेल्स, किसके चारों तरफ, प्राइमरी oocyte बोलूँगी मैं इसे बच्चों अभी, क्योंकि इसमें डिवीजन स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट हुआ है, पर ये कहाँ पे जाके कांस्टेंट हो जाता है, मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 में जाके, मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 में जाके अरेस्ट हो जाता है ये वाला पूरा। तो ये चीज़ अपने को क्लियर हो गई, वहाँ पे जाके अरेस्ट हो जाता है। उसके अलावा इसके चारों तरफ क्या होती हैं, बहुत सारी सेल जो होती हैं इसको कवर कर लेती हैं। इन सेल को क्या नाम देते हैं, ग्रैन्युलोसा सेल। इन सेल को हम क्या नाम दे रहे हैं, ग्रैन्युलोसा सेल, जो कि इसको कवर कर रही हैं। और अब जो होता है ये मैं बता रही हूँ बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, ये इस स्टेज में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्राइमरी oocytes बन जाती हैं। अपन इसको प्राइमरी oocyte विद ग्रैनुलोसा सेल, इनको नाम देते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। इनको मैं क्या नाम दे रही हूँ, प्राइमरी फॉलिकल्स नाम देती हूँ। यानी बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्राइमरी फॉलिकल्स बन जाती हैं। आफ्टर डैट जब बर्थ हो जाता है और प्यूबर्टी तक लगभग कितनी प्राइमरी फॉलिकल्स हमारे पास रहती हैं, 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचती हैं। यानी कितनी लाखों की क्वांटिटी में प्राइमरी फॉलिकल्स बनती हैं बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। आफ्टर बर्थ और प्यूबर्टी के समय तक 60,000 to 80,000 ही रह जाती हैं। और कौन सी स्टेज में होता है ये, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 वाली स्टेज में अरेस्ट हो जाता है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ, आप कहेंगे प्यूबर्टी के समय क्या हो रहा है, ये प्यूबर्टी के समय प्राइमरी फॉलिकल जो होती है ये धीरे धीरे मैच्योर होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो मैच्योरेशन फेज की अब अपन बात करें थर्ड, तो प्राइमरी फॉलिकल फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडरी फॉलिकल में बदलती है। सेकेंडरी फॉलिकल जो होती है वो नेक्स्ट किस में कन्वर्ट हो रही है, टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो रही है। और टर्सरी फॉलिकल जो होती है वो अल्टीमेटली किस में बदल जाती है, ग्राफियन फॉलिकल। अब इनमें क्या डिफरेंस है वो मैं आप लोग को बताती हूँ कि प्राइमरी का सेकेंडरी में, सेकेंडरी का टर्सरी में और टर्सरी का अल्टीमेटली ग्राफियन फॉलिकल में बदलना। अभी मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पर ये मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 तक अरेस्ट रह जाती है प्राइमरी oocyte। टर्सरी फॉलिकल में आने के बाद ये डिवीजन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। टर्सरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte जो होती है उसका कंप्लीट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इन द ग्राफियन फॉलिकल सेकेंडरी oocyte में, ठीक है। सेकेंडरी oocyte विद आपकी ग्रैनुलोसा सेल, इसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, ग्राफियन फॉलिकल कह रहे हैं। ये ग्राफियन फॉलिकल जो होता है, मैंने आप लोग को ये बात बताई थी, ये वाला जो पोर्शन मैंने आप लोग को बताया ओवरी के बाद, ये इस स्टेज में यहाँ से रिलीज होता है और ये कहाँ जा रहा है आपका
कौन से वाले पोर्शन में मैंने आप लोग को बताया था, ये तो इनफंडिबुलम बोला, ये मैंने एम्पुला बोला और ये मैंने इस्थमस, इस जगह पे आ जाता है। फिर इधर से आपके स्पर्म आता है, ठीक है। तो जैसे ही इस जगह से स्पर्म आ रहा है और स्पर्म इसके जस्ट कांटेक्ट में इस जगह पर आता है, जैसे ही कांटेक्ट में आता है आपका सेकेंड मियोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। और ये किस में बदल जाता है, ओवम में बदल जाता है। अगेन बता रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना, और एक बार यहाँ पे भी बताऊँगी मैं कि बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड oogonia फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी क्वांटिटी को बढ़ा लेती है। आफ्टर डेथ जब क्वांटिटी बढ़ जाती है, ग्रोथ फेज में क्या होता है कि इनमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और ये डिवीजन प्राइमरी प्रोफेज फेज तक रुक जाता है, ठीक है। और इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल आके लग जाती हैं, तो अब इसको अपन क्या नाम दे देते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल जो होती है धीरे धीरे अपने साइज को बड़ा करती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल से अब क्या बनता है, टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल जब ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो रही होती है तो उस कंडीशन में आपका ये डिवीजन कंप्लीट हो जाता है और क्या बना लेता है, सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte जो होता है वो ओवरी से रिलीज होता है, रिलीज होकर आपके एम्पुला इस्थमस वाला जो जंक्शन है उस जगह पे जाके उस जगह पे पहुंचता है। इधर से जैसे ही स्पर्म आता है, इसका सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अंदर ओवन में। यहाँ पे बच्चों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी तुम्हें, मैंने क्या बोला, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैंने बोला सेकेंडरी oocyte में। तो बच्चों यहाँ पे तुम्हें ये भी पता है कि जब फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट होगा, फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट होगा तो दो सेल बनेंगी, एक तो सेकेंडरी oocyte बोल दिया मैंने, एक तो मैंने सेकेंडरी oocyte बोल दिया, प्लस एक क्या बनती है, पोलर बॉडी बनती है। ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों, वहाँ पे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 आपकी बनती हैं स्पर्मेटिड, पर यहाँ पे एक प्राइमरी oocyte से एक ही ओवम बनता है। उसके पीछे रीजन मैं आप लोग को बता रही हूँ कि इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से एक सेकेंडरी आपकी क्या बनेगी, oocyte बनती है, सेकेंडरी oocyte प्लस पॉलर बॉडी बनती है। ये पॉलर बॉडी जो होती है डिस्ट्रॉय हो जाती है, फिर ये सेकेंडरी oocyte जो होती है ओवम बनाती है प्लस पोलर बॉडी बनाती है। ये पॉलर बॉडी भी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है और केवल एक सेल ही अल्टीमेटली हमारे पास बचती है। जो इसका मेजर डिफरेंस है वो हमें ध्यान रखना। पहला डिफरेंस तो मैंने आप लोग को यही बता दिया है कि ये यहाँ पे बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड ये भी जितनी भी oocyte बननी होती है वो बन जाती है। आफ्टर बर्थ एवरी मंथ वन प्राइमरी फॉलिकल जो होती है वो मैच्योर होना स्टार्ट होती है। एवरी मंथ की बात कर रही हूँ बच्चों, एवरी मंथ वन प्राइमरी फॉलिकल जो होती है वो मैच्योर होना स्टार्ट होती है। मैच्योरेशन में वो क्या करती है, प्राइमरी सेकेंडरी में, सेकेंडरी टर्सरी में, टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होती है। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte होता है वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी oocyte में, और एक पॉलर बॉडी बन जाती है। ये पॉलर बॉडी जो होती है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाती है और आपका जो होता है ये सेकेंडरी oocyte जो होती है वो क्या होती है, बाहर रिलीज। जैसे मैंने आपको बताया, एक बार मैं यहाँ समझाती हूँ फिर तुम्हें क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बोला आपको बच्चों, मैंने यहाँ पे बोला प्राइमरी oocyte, ये तो क्या बोली मैंने, प्राइमरी oocyte, ठीक है। इसमें बीच में आपका क्या है, प्राइमरी फॉलिकल है बच्चों, बीच में आपकी प्राइमरी oocyte है और बाहर है आपके ग्रेनुलोसा सेल। फिर प्राइमरी oocyte जो होता है आपका वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्राइमरी oocyte आपका सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो रहा है। तो सेकेंडरी oocyte में थोड़ा सा इसमें डेवलपमेंट हो जाता है और इन सेल्स में थोड़ा गैप होके एक कैविटी डेवलप होनी स्टार्ट होती है। ये कैविटी डेवलप होनी स्टार्ट होती है। टर्सरी जब अपना बनता है तो ये जो कैविटी बनी, इस कैविटी के साथ साथ इस जो प्राइमरी oocyte है इसके चारों तरफ क्या होता है, थिक्का बन जाता है विद ये कैविटी आपकी पूरी बनी हुई है, ये वाली कैविटी, और इसके बाहर की तरफ ये पूरी सेल्स होती हैं। तो इसको अब मैं क्या नाम देती हूँ, इसको मैं नाम देती हूँ टर्सरी फॉलिकल। अब टर्सरी फॉलिकल से मैंने आप लोग को बोला क्या बनता है, ग्राफियन फॉलिकल जो बनता है वो ग्राफियन फॉलिकल कैसे बन रहा है, वो ग्राफियन फॉलिकल आपका इस तरीके से बन रहा है कि ये जो पूरी की पूरी लेयर आपकी बन रही है, फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो इस पूरी की पूरी उसमें आपका यहाँ पे प्राइमरी oocyte जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में एक पॉलर बॉडी बनती है। इनके चारों तरफ क्या होता है, थिक्का होता है। इसके अलावा ये जो बाहर वाली सेल्स होती हैं वो इस तरीके से डेवलप रहती हैं, एट्रियम और ये। अब जैसे ही सेकेंडरी oocyte बनता है, ये सेकेंडरी oocyte जो होता है
ये यहाँ पे हैचिंग होती है और हैचिंग के थ्रू ये सेकेंडरी oocyte तो निकल जाता है और ये जो बचा हुआ जितना भी पोर्शन होता है, ये पोर्शन जो होता है इस जगह पे आके इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, इसे ये जो पोर्शन बच रहा है, ये जो इकट्ठा होता है, इसको मैं क्या नाम देती हूँ? कार्पस ल्यूटियम। इसको मैं क्या नाम दे रही हूँ? इसे मैं नाम दे रही हूँ कार्पस ल्यूटियम। इसे मैं कह रही हूँ कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बोला जैसे ही इस जगह स्पर्म आता है और ये इसमें फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस होनी स्टार्ट होती है तो कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करना स्टार्ट हो जाता है और आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। बट यदि यहाँ पे स्पर्म आता ही नहीं है, नहीं आने के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, नहीं होने से कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट नहीं करेगा, ये किस में फर्स्ट ऑफ ऑल और ज़्यादा डिजेनरेट हो जाता है, जिसको मैं क्या नाम देती हूँ? कार्पस एल्बिकेंस। ठीक है, इसको मैं क्या नाम दे रही हूँ? कार्पस एल्बिकेंस। और ये क्या होता है? इसी में डिजॉल्व हो जाता है, इसकी मेडुला वाले रीजन में। तो ये आपको क्लियर हो गया कि कंप्लीट जो होता है एवोल्यूशन, ये जो होता है ओवोल्यूशन, ये जो सेकेंडरी oocyte का बाहर निकलना, इसको क्या बोलेंगे? ओवोल्यूशन नाम देते हैं। और ये यहाँ से निकल के कहाँ पहुँच जाता है आपका? इसके एम्पुला स्थमस वाले जंक्शन पे। यदि स्पर्म आ जाता है तो फर्टिलाइजेशन होगा तो कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करेगा। और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, नहीं होने से कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो तो कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट होकर धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाता है और ये भी जो होता है यूट्रस के साथ आपके बाहर निकल जाता है। वो अपन नेक्स्ट मेस्टर साइकिल में कंप्लीट पढ़ेंगे प्रोसेस को। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट जो मैंने आप लोग को बताया कौन सा? oogenesis, जिसमें मैंने आप लोग को क्या बोला कि मल्टीप्लिकेशन होता है और ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फिर ग्रोथ फेज है, फिर मैच्योरेशन फेज है। ये थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस है, अच्छे से समझना इसको। क्लियर? ठीक है।